हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे तगड़ क्लासेज में। दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे पूर्व प्रबलित कंक्रीट अर्थात प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। देखते हैं कि क्या होता है पूर्व प्रबलित कंक्रीट। तो इसे आप लोगों ने सीटी में पढ़ा होगा, बशर्ते यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में जानना है। जैसे पूर्व प्रबलित कंक्रीट बनाई कैसे जाती है, इसकी कौन कौन सी मेथड होते हैं, ठीक है, और इनके क्या क्या प्रकार होते हैं ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर जानना है और पूर्व प्रबलित कंक्रीट होती क्या है, तो थोड़ा सा इसके बारे में जानना है। तो चलिएगा, ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम शुरू करते हैं। तो देखिएगा पूर्व प्रबलित कंक्रीट क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पूर्व प्रबलित कंक्रीट की। तो पूर्व प्रबलन का अर्थ है कि किसी संरचना, अवयव या खंड में भार लगने से पूर्व उसमें इस प्रकार का प्रतिबल उत्पन्न करना जिनकी प्रकृति क्या हो, लाइव लोड और डेड लोड से उत्पन्न प्रतिबलों के विपरीत हो, ठीक है। यानी मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर है, मान लीजिए कोई बनाना है, कोई स्ट्रक्चर प्री स्ट्रेस कंक्रीट का अवयव कोई बनाना है। तो यह मतलब प्री स्ट्रेसन मतलब कि हम कहें कि प्रबलन यानी पूर्व प्रबलन वह क्रिया होती है जिसमें क्या किया जाता है कि कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी अवयव में इस प्रकार का प्रतिबल जनरेट कर देना कि उसकी प्रकृति ठीक विपरीत हो। जो इस अवयव पर लोड आ रहा है उसके कारण जो प्रतिबल उत्पन्न हो रहा है, इसके ठीक क्या हो, इसकी प्रकृति, इसकी नेचर विपरीत हो, यानी अपोजिट हो। देखिए, अर्थात यदि कंक्रीट खंड के तनाव क्षेत्र में भार प्रयोग करने के पूर्व संपीड़न उत्पन्न किया जाए। देखिए, अभी हमने बात किया कि यानी कि कोई आपका क्या हो, कोई कंक्रीट खंड है तो उसके तनाव क्षेत्र में क्या किया जाए, अगर संपीड़न उत्पन्न कर दिया जाए, ठीक है, तो तनाव प्रतिबल दूर या अत्यंत कम हो जाता है। यानी तनाव प्रतिबल दूर होने का मतलब कि तनाव प्रतिबल पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाता है या तो कुछ कम हो जाता है, मतलब अत्यंत कम हो जाता है, ठीक है। इससे कंक्रीट में दरार नहीं पड़ती। इससे क्या होता है, कंक्रीट में दरार नहीं पड़ पाती। आगे देखिएगा, पूर्व प्रबलित कंक्रीट टिम्बर व इस्पात की भांति एक समांगी पदार्थ माना जाता है। यानी जो पूर्व प्रबलित कंक्रीट है वो कंक्रीट जो है टिम्बर व इस्पात की भांति, ठीक है। कौन सी कंक्रीट, पूर्व प्रबलित कंक्रीट टिम्बर व इस्पात की भांति यानी स्टील की भांति या वुड की भांति, ठीक है, क्या माना जाता है, एक होमोजीनियस यानी कि समांगी पदार्थ माना जाता है, ठीक। आगे देखिएगा, पूर्व प्रबलित की गई अवयव को पूर्व प्रबलित अवयव कहते हैं, और जो अवयव को पूर्व प्रबलन किया गया होगा, जिस अवयव में पूर्व प्रबलन क्रिया की गई होगी, उस अवयव को हम क्या कहते हैं, पूर्व प्रबलित अवयव कहते हैं, यानी मेंबर कहते हैं, ठीक है, प्री स्ट्रेस्ड मेंबर। पूर्व प्रबलित कंक्रीट का आधुनिक ढंग पर विकास फ्रांस के ई फ्रेसिनेट ने किया, ठीक है, जिसने 1939 में पूर्व प्रतिबलन के लिए छड़ों के स्थान पर उच्च सामर्थ्य यानी टेंसाइल स्ट्रेंथ वाले इस्पातीय तारों का प्रयोग किया, ठीक है। यानी कि सबसे पहले आधुनिक ढंग पर विकास किसने किया, इसका पूर्व प्रबलित कंक्रीट का, फ्रांस के ई फ्रेसिनेट ने, ठीक है। और इन्होंने 1939 में पूर्व प्रतिबलन के लिए छड़ों के स्थान पर उच्च तनन सामर्थ्य वाली इस्पाती तारों का प्रयोग किया, ठीक है, स्टील वायर्स का प्रयोग किया। इन्होंने इन तारों में पहले ही इतना तनाव दे दिया, ठीक है, यानी इतना तनाव दिया जो कंक्रीट संकुचन व मंद विरूपण के कारण, ठीक है, मंद विरूपण के कारण घटने पर भी इतनी मात्रा शेष रहा जिससे कंक्रीट खंड में अस्थायी संपीड़न बना रहे। चलिए आगे देखते हैं, पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट के गुण व दोष यानी मेरिट एंड डिमेरिट्स, ठीक है। देखिए, मेरिट्स क्या क्या हैं इसके,
तो इस कंक्रीट निर्माण में कंक्रीट की संपीड़न सामर्थ्य यानी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का तथा इस्पात की तनन सामर्थ्य यानी टेंसाइल स्ट्रेंथ का अधिकतम लाभ उठाया जाता है। जाहिर बात है कि यहाँ पर जो स्टील का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसका भी पूर्ण रूप से लाभ उठाया जाता है और कंक्रीट की जो संपीड़न सामर्थ्य है उसका भी पूर्ण रूप से लाभ उठाया जाता है। ठीक है, ये इसके लाभ हैं। दूसरा देखिएगा, तो दूसरा लाभ क्या है कि इस कंक्रीट अवयव में दरारों की संभावना नहीं रहती। क्यों, कैसे भैया दरार पड़ेंगी? जब यहाँ पर संपीड़न ऑलरेडी जनरेट कर दिया गया है तो कंक्रीट के सभी अवयव दबे रहेंगे एक दूसरे के साथ। ठीक है, दबे रहेंगे और ये टेंशन जो आ रहा है उसको निगलेक्ट कर दे रहा है। जाहिर बात है जब थोड़ा भी टेंशन नहीं आएगा तो दरार फिर पड़ने की संभावना एकदम ना के बराबर है। ठीक है, या ख़त्म हो जाती है। तो फिर इसके बाद देखिए तीसरा कि लंबे पाटों, अधिक भारों, कंपन आदि वाली जगहों में यह निर्माण विशेष उपयोगी होता है। यानी जहाँ पर लंबे पाटों का मतलब लंबे पाटों के लिए जो अवयव बनाना है या अधिक भारों के लिए अवयव का यूज करना है या जहाँ कंपन आ रहा है ऐसी जगह पर अवयव यूज करना है, तो ये आपका प्री स्ट्रेस कंक्रीट वहाँ पर क्या होता है, मतलब कि इसका निर्माण जो होता है सही रहता है। ठीक है, वहाँ पर फिर देखिएगा अगला कि प्री स्ट्रेस अवयव से संरचना मितव्ययी बनता है। क्योंकि देखिए, क्योंकि कंक्रीट का प्रयोग इसमें कितना होता है, लगभग आरसीसी से, ठीक है, आरसीसी में प्रयोग कंक्रीट का /3 यानी कि इसका 1/3 गुना प्रयोग होता है। ठीक है, इस्पात का कितना प्रयोग होता है, तो आरसीसी में प्रयोग जो आरसीसी में प्रयोग होता है उसका /4 यानी इसका 1/4 भाग। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, हमारा मितव्ययी संरचना हो जाती है। ठीक, आगे देखिएगा, इसके खंड न्यूनतम माप के होते हैं तथा काफ़ी हल्के होते हैं। अभी हमने बताया इसके खंडों में विकर्ण तनन घट जाता है, यानी कि जो विकर्ण तनन आता है वो सिंपली आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्योंकि जब हमारा कंप्रेशन उत्पन्न होगा, ठीक है, कंप्रेशन उत्पन्न किया जाएगा तो इसमें क्या होता है, डायगोनल टेंशन जो होता है वो जाहिर सी बात है कि टेंशन प्रतिबल के कारण होगा। ठीक है, टेंशन प्रतिबल के, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये घट जाता है। ठीक है, जब टेंशन प्रतिबल घटेगा तो ये भी आपका घट जाता है। ठीक, चलिए आगे बात करेंगे। तो देखिएगा, खंड की कर्तन सामर्थ्य बढ़ जाती है। कर्तन सामर्थ्य कैसे बढ़ती है, क्योंकि खंड हमारा क्या है, कर्तन बलों को सहन करने के लिए मतलब सहन कर लेता है। ठीक है, तो इसलिए कर्तन सामर्थ्य क्या होती है, बढ़ जाती है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कर्तन आपका सहन कर लेगा। ठीक है, इसकी संरचनाओं का विक्षेप, ठीक है, इसकी संरचनाओं का विक्षेप सीमा में रहता है। ठीक है, आगे देखिएगा, डिमेरिट्स की बात करते हैं आगे। तो देखिए डिमेरिट्स क्या क्या हैं, अवगुण क्या क्या हैं, अवगुण क्या क्या हैं। तो इस निर्माण में उच्च सामर्थ्य की कंक्रीट व तनन इस्पात की आवश्यकता होती है जो काफ़ी महंगे पड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि हम नॉर्मल कंक्रीट यहाँ पर यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल यूज करेंगे तो फिर हमारा बाउंड वगैरह सही नहीं बन पाएगा। ठीक है, हाई स्ट्रेस कंक्रीट हाई जो टेंसाइल इस्पात जो है कि नहीं यूज करेंगे, उच्च तनन सामर्थ्य की जो इस्पात नहीं यूज करेंगे। ठीक है, तो जायज़ बात है कि नॉर्मल यूज करेंगे तो हमारा बाउंड सही नहीं बन पाएगा। तो इसलिए हमें यहाँ उच्च सामर्थ्य की कंक्रीट और जो आपका तनन इस्पात है वही यूज किया जाता है। लेकिन ये सामान्य इस्पात व सामान्य कंक्रीट से क्या होते हैं, महंगे पड़ते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके लिए अवयव के सिरों पर दृढ़ जकड़, एनकरेज व धारक प्लेटें लगानी पड़ती हैं। इसके लिए क्या करना पड़ता है कि जो सिरों पर है, ठीक है, सिरों पर दृढ़ जकड़ यानी कि दृढ़ जकड़ मतलब एनकरेज व धारक प्लेटें लगानी पड़ती हैं जिस पर अतिरिक्त व्यय आता है। ठीक है, तो जब हम उसको प्री स्ट्रेस क्रियाएँ करवाते हैं किसी मेंबर में, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर धारक प्लेट लगाकर और इसमें जब लगा के जैक वोक लगा के जब इसको खींचते हैं तार को, तो इसको क्या अलग से इसको प्लेट लगाना पड़ता है या कोई अबूटमेंट वगैरह लगाना पड़ता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमारा अतिरिक्त सब सारे जो होते हैं ये अतिरिक्त व्यय में आ जाते हैं जो कि हमारी क्या है, हानि है। ठीक है, फिर तारों को खींचने के लिए बलशाली जैकों की व्यवस्था करनी पड़ती है। अभी हमने बताया कि तारों को खींचने के लिए जो जैक लाया जाता है उसका भी अतिरिक्त व्यय होता है या जो भी होता है। ठीक है, निर्माण में कुशल श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। तो निर्माण में कुशल श्रमिक की आवश्यकता है। इसको नॉर्मल लोग
जैसे नॉर्मल लेबर वगैरह जो रहते हैं वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो है कि थोड़ा सा जो जानकार होगा, कुशल होगा, उसके लिए उसको दिया जाता है। उत्तम गुणवत्ता नियंत्रण की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि अगर गुणवत्ता में ध्यान नहीं दिया जाए तो फिर दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो देखना पड़ता है कि कंक्रीट सही है कि नहीं, सही गुण मतलब कि प्रदान मतलब अच्छी कंक्रीट है कि नहीं, फिर स्टील अच्छे ग्रेड की है कि नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। और फिर जो बनाने वाला जो श्रमिक है वो भी कुशल है कि नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा इस पर ध्यान दिया जाता है, ठीक। अब देखिएगा इसका प्रयोग क्षेत्र कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ हम इसको यूज करते हैं प्रीस्ट्रेस कंक्रीट को, ठीक है। प्रीस्ट्रेस कंक्रीट अवयव को यानी मेंबर को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, तो देखिए इसके प्रयोग क्षेत्र, ठीक है। तो लंबे पार्ट वाले रेल व सड़क के पुलों आदि के लिए, जो लंबे पार्ट वाले रेल हैं, ठीक है, लंबे पार्ट वाले रेल हो गए, फिर उसके बाद सड़क के पुल वगैरह हो गए हो ना, वहाँ के लिए इसको यूज करते हैं। अत्यधिक पार्ट वाली धरणों के लिए, जहाँ बहुत अच्छा पार्ट वाली धरण है, ठीक है, तो वहाँ पर भी प्रीस्ट्रेस कंक्रीट का यूज किया जाता है। उच्च वोल्ट विद्युत संचरण लाइनों के खंभों में, जैसे आपने देखा होगा सड़क पर जो खंभे गड़े रहते हैं लाइनों वाले, ट्रांसमिशन पोल्स जो होते हैं, ठीक है, उनके लिए भी वो भी जो बनाए जाते हैं वो भी प्रीस्ट्रेस कंक्रीट के ही बनाए जाते हैं, ठीक है। जल व अन्य द्रव भंडारण टैंकों के लिए, ठीक है, तो भंडारण टैंक जो होते हैं, जो स्टोरेज टैंक होते हैं, जहाँ पर जल इकट्ठा जिसमें किया जाता है ना जल सप्लाई के लिए, या कोई अन्य लिक्विड भी भंडारण के लिए क्या किया जाता है, जो टैंक बनाया जाता है, तो उसके लिए भी प्रीस्ट्रेस कंक्रीट ही यूज किया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए रेल पथ के स्लीपर के लिए, तो रेल पथ के स्लीपर के लिए, तो रेल पथ का स्लीपर मतलब जो आपका जो पट्टियाँ लगी होती है रेल पथ की, जिस पर रेल आपका बिछाई गई होती है ना, ऐसे ऐसे लगी रहती है ना, तो इस स्लीपर बोला जाता है। तो इस स्लीपरों को भी क्या किया जाता है प्रीस्ट्रेस कंक्रीट का ही, क्योंकि जब इस पर ट्रेन चलती है रेल पर, ठीक है, रेल पर जब ट्रेन आती है तो फिर ट्रेन क्या होती है, तो ट्रेन के पहियों द्वारा इस पर कंपन होता है, कंपन होता है, तो फिर अगर ये हमारा प्रीस्ट्रेस कंक्रीट का नहीं रहता है अगर स्लीपर, तो हमारा क्या हो जाता है, वो क्रश हो जाता है, यानी टूट जाता है बीच से, ठीक है, या फिर उसके बाद उसमें डिफॉर्मेशन आ जाता है। तो इसीलिए जो है इसमें क्या होता है कि आपका स्लीपर पे जो कंपन वगैरह आता है उसको सहन करने के लिए प्रीस्ट्रेस कंक्रीट का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक। फिर इसके बाद देखिए परमाणु संयंत्रों के निर्माण में, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। अब हम बात करेंगे पूर्व प्रतिबलन के प्रकार, टाइप ऑफ प्रीस्ट्रेसिंग। देखिए यह दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है रेखीय पूर्व प्रतिबलन, ठीक है, तो हमने इसको हेडिंग डाल रखा है, दूसरा इसके आगे है। तो पहला देखिएगा कि रेखीय पूर्व प्रतिबलन। दूसरा की बात करें तो दूसरा होता है वृत्ति होता है, ठीक है, तो वृत्ति होता है, तो अभी उसकी बात भी करेंगे। तो रेखीय पूर्व प्रतिबलन यह सीधे अवयवों के लिए अपनाया जाता है। यह दो प्रकार का होता है। बाह्य रेखीय प्रतिबलन, इसमें क्या होता है, बाह्य रेखीय प्रतिबलन में इसमें अवयव को दो अबूटमेंट के भीतर रखकर बाहरी, यहाँ बाहरी रहेगा, बाहरी दाब डाला जाता है, बाहरी दाब डाला जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है कि अवयव को दो अबूटमेंट के भीतर रखा जाता है, ठीक है, यानी दो अबूटमेंट होते हैं और अवयवों को क्या किया जाता है, इनके भीतर रखा जाता है, भीतर रखकर और इस पर क्या किया जाता है, बाहरी दाब डाला जाता है, यानी कि इनके द्वारा, ठीक है। तो इन पर क्या किया जाता है, बाहरी दाब डाला जाता है। तो ऐसे में इसको कहते हैं क्या कि बाह्य रेखीय प्रतिबलन, ठीक है। और दूसरा क्या है कि आंतरिक रेखीय प्रतिबलन। इसमें क्या होता है कि जबकि इसमें अवयव में, ठीक है, इसमें अवयव में कंडरा डालकर इसे जैकों से खींचकर पूर्व प्रतिबलन किया जाता है, ठीक है, उत्पन्न किया जाता है, ठीक है, पूर्व प्रतिबलन उत्पन्न किया जाता है, ठीक। इसमें क्या किया जाता है, इसमें बाहरी दाब डालकर हम पूर्व प्रतिबलन करते हैं और इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो कंडरा वगैरह अंदर डाल देते हैं और उसको खींचकर उसमें पूर्व प्रतिबलन क्या किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है। अगला देखिएगा आगे कि यह धरणों व स्लैबों आदि के लिए अपनाया जाता है। दूसरा देखिएगा, दूसरा आपका क्या है, वृत्तीय पूर्व प्रतिबलन यानी सर्कुलर प्रीस्ट्रेसिंग।
यह भंडारण टैंकों, पाइपों, दाब सुरंगों, ठीक है, चिमनियों आदि के लिए अपनाया जाता है। यानी कि यह भंडारण टैंकों जैसे जल भंडारण का हो गया, ठीक है, पाइपों का हो गया ना, पाइप जैसे पाइप हो गए, जैसे सीवर पाइप हो गया या पानी सप्लाई वाला पाइप हो गया, दाब सुरंग हो गए, ठीक है, चिमनियाँ हो गई, उनके लिए जो बनाया जाता है कंक्रीट की स्ट्रक्चर्स, कंक्रीट के अवयव, उसके लिए हम क्या करते हैं, वृत्ति पूर्व प्रतिबल करते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत टेंडन को, ठीक है, इसके अंतर्गत टेंडन को किसी उपयुक्त व्यवस्था से खींचकर अवयव को मोल्ड के अंदर कुंडलों, ठीक है, में लपेट दिया जाता है। इस प्रकार तारों में विकसित टेंजेंशियल फोर्स कंक्रीट में समान परंतु विपरीत संपीड़न बल उत्पन्न करता है, जिससे कंक्रीट अवयव में संपीड़न प्रतिबल उत्पन्न हो जाता है। जो हमने बात ऊपर कर रखी है वो सारी चीज़ें यहाँ पर है। ठीक है, तो इस प्रकार का मतलब कि जैसे आपका अगर इसको बताएं तो जैसे मान लीजिए जो रेखिक था, रेखिक किसके लिए यूज किया गया, तो रेखिक जो आपका मान लीजिए जैसे स्टेट कोई स्ट्रक्चर है, स्टेट कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है, ऐसे स्टेट है, स्टेट मतलब रेखी टाइप का हो ना, रेखी मतलब देखिए एक रेखा है, ये एक रेखा है, ठीक है, एक रेखा है, ये सब क्या है, एक रेखा से मिलकर बना हुआ है ना, ये स्ट्रक्चर एक रेखा, जितने भी इसके कोने किनारे जो दिख रहे हैं सब एक रेखा टाइप का है ना, जितने भी किनारे वगैरह हैं सब एक रेखा टाइप का है। तो इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं तो ऐसे में प्री स्ट्रेसिंग जो होती है उसे हम रेखी प्री स्ट्रेसिंग कहते हैं। और जब यही चीज़ आपका ऐसे वृत्त टाइप का यानी कि वृत्ताकार हो गया, देखिए वृत्ताकार हो गया, तो ये पाइप जैसे हो गया, एक पाइप है ना, तो एक खोखली पाइप हो गई, तो ये पाइप के लिए जैसे बनाया गया, तो ये आपका जैसे आप लोग सीवर पाइप वगैरह देखे हैं ना, तो इसके लिए वृत्ति प्रतिबलन हो गया, ठीक है, पूर्व प्रतिबलन हो गया। तो इस प्रकार से ये आपका होता है। चलिए आगे देखिए, अब हम बात करेंगे मेथड ऑफ प्री स्ट्रेसिंग कि पूर्व प्रतिबलन की विधियाँ, यानी कि अब हम बात करेंगे पूर्व प्रतिबलन कितने विधियों से किया जाता है। तो कंक्रीट अवयव में पूर्व प्रतिबलन उत्पन्न करने की निम्नलिखित 2 विधियाँ हैं। तो देखिएगा कौन कौन सी है। तो पहला जो है वो पूर्व तनन विधि है और दूसरा पश्च तनन विधि, यानी प्री टेंशनिंग मेथड ऑफ प्री स्ट्रेसिंग, पोस्ट टेंशनिंग मेथड ऑफ प्री स्ट्रेसिंग। तो आप पढ़ते हैं प्री स्ट्रेसिंग यानी पूर्व तनन विधि। तो पूर्व तनन विधि क्या होती है, तो देखिए इसमें क्या आपका ये देखिए फिगर दिख रहा है, ठीक है, तो ये फिगर दिख रहा है, तो ये देखिए आपका क्या है, मोल्ड है, ठीक है, ये मोल्ड है, ये मोल्ड है, दूसरा मोल्ड, ये तीसरा मोल्ड है ना, ऐसे 3 4 5 मोल्ड जितना आवश्यकता है उतना हम रख सकते हैं। ठीक है, अब मोल्ड है, इसके बीच में से क्या होता है कि इसमें भी इसके बीच में से हम तार को खींचते हैं, ऐसे तार को क्या करते हैं इधर अबूटमेंट से बांध कर, ठीक है, एंकर पोस्ट इसको बोला जाता है, इससे बांध कर या अबूटमेंट भी बोल सकते हैं, इसको बांध कर तार को यहाँ से और क्या करेंगे ऐसे इसको डालकर ऐसे इसके बीच से ऐसे इधर देखिए जैक है, ठीक है, जैक से इसको लगाकर और जैक द्वारा इसको खींचा जाता है। ठीक है, और ये बेड, ये जो है आपका जो मोल्ड रखा जाता है, जिस बेड पर रखा जाता है इसे बेड कहते हैं। जैसे बेड मतलब बनाया जाता है, एक सरफेस बनाया जाता है, उस सरफेस पे इसको रखा गया होता है, इसे कहते हैं हम क्या, कास्टिंग बेड कहते हैं, कास्टिंग बेड कहते हैं। और फिर ये तीनों देखिए मोल्ड है आपका, और फिर उसके बाद यहाँ से देखिए ये जो तार यहाँ डाला गया है, इस तार को हम कंडरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तार को कंडरा, ठीक है, इसको कंडरा बोलते हैं या इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेंडन, ठीक है, टेंडन, ठीक है का। और फिर उसके बाद क्या किया जाता है, जब ये सारी क्रियाएं हो जाती, कंक्रीट वगैरह डाल दिया जाता है, सेट हो जाता है, तो फिर क्या करते हैं इसमें खिंचा उचा करके कंक्रीट वंक्रीट डालकर सेट डाल देते हैं। और जब सेट हो जाता है कंक्रीट, फिर क्या करते हैं यहाँ से इसको काट देते हैं ना, यहाँ से इसको काट देते हैं, इसीलिए यहाँ पर देखिए लिखा है कि वो वायर कट ही है, ज़रूरी नहीं यहीं से काटते हैं, यहाँ मतलब कि इन मोल्डों के बीच का तार मतलब क्या करते हैं, काट देते हैं यहाँ से। तो इसमें क्या होता है, एक स्ट्रेस जनरेट, आपका कंप्रेशन स्ट्रेस जनरेट हो जाता है तार में। ठीक है, क्योंकि ये तार अपने वो प्रारंभिक अवस्था में जाना चाहेगा, जो जा नहीं पाएगा तो क्या करेगा, इसको इस प्रकार से इसको दबाए रखेगा, ठीक है, कंक्रीट को दबाए रखेगा। तो चलते हैं इसकी विधियों को देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या किया जाता है आपका यहाँ पे, तो प्री स्ट्रेसिंग मेथड देखिएगा। तो यहाँ पर है सर्वप्रथम मोल्ड को कास्टिंग बेड पर रखते हैं और टेंडन को मोल्ड के अंदर से होते हुए एक किनारे से दूसरे किनारे पर ले जाते हैं। ठीक है, यानी अभी जो बताया कि पहले क्या करते हैं, हम कास्टिंग बेड पर मोल्ड को रखते हैं, सांचे को कास्टिंग बेड पर रखते हैं और फिर क्या करते हैं, टेंडन को उसमें से गुजारते हुए क्या करते हैं,
एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जाते हैं। अब टेंडन की आवश्यकता अनुसार स्थिति फिक्स करते हैं, यानी हमें जहाँ चाहिए, ठीक है, जितने नीचे जितने ऊपर चाहिए टेंडन को उतने ऊपर नीचे हम क्या करते हैं उसको फिट करते हैं, ठीक है। फिक्स करने के बाद फिर क्या करते हैं और टेंडन को जैक द्वारा खींचा जाता है। जब फिक्स कर लेते हैं उसको तो फिर जैक द्वारा उसको खींचा जाता है, ठीक है। फिर देखिएगा, तथा उसमें वांछित तनन प्रतिबल उत्पन्न किया जाता है। जैक द्वारा खींचकर उसमें क्या किया जाता है, वांछित तनन प्रतिबल उत्पन्न किया जाता है। मतलब जितना तनन प्रतिबल हमें चाहिए उतना तनन प्रतिबल हम उसमें उत्पन्न कर देते हैं, ठीक है। तारों को एक सिराबद्ध करके उपयुक्त क्रिया की जाती है, यानी कि हम अभी बताए थे कि उसका एक सिरा क्या होता है, बद्ध होता है अबूटमेंट में, ठीक है। अबूटमेंट में एक सिरा बद्ध होता है, दूसरा यहाँ जैक से इसको खींचा जाता है, ठीक है, इधर इधर की ओर खींचा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से तो देखिएगा अगला आगे देखिए कि अब खींच यानी तनाव यानी टेंशन बल को स्थित रखकर कंक्रीट को मोल्ड में भरते हैं। अब क्या करते हैं, उसको खींच कर रखा जाता है। जैसे मान लीजिए छोटा सा है, अब इसको खींच के नहीं इतना, अब यहीं पर इसको स्थित कर दिया जाता है, ठीक है। स्थित करके अब इसमें क्या किया है, मोल्ड में कंक्रीट को भरा जाता है। मोल्ड में कंक्रीट को भरा जाता है, पूरा कंक्रीट भर जाता है अच्छे से, ठीक है। जितनी आवश्यकता है उतने भर देते हैं पूरा कंक्रीट। अब फिर क्या करते हैं, उसको कंक्रीट को सेट होने देते हैं, ठीक है। कंक्रीट को सेट होने देते हैं। अब देखिएगा, अब कंक्रीट को पर्याप्त सामर्थ्य ग्रहण करने देते हैं। जब कंक्रीट कठोर हो जाती है तब तनन छड़ों को जकड़ लेते हैं। यानी अब क्या किया जाता है कि कंक्रीट को पर्याप्त सामर्थ्य ग्रहण करने देते हैं और कंक्रीट जब कठोर हो जाती है तब हम तनन छड़ों को तब वो क्या करती है, तनन छड़ों को जकड़ लेती है। यानी जकड़ मतलब कि वो एक अच्छा बॉन्ड बना लेती है, ठीक है। अब तारों को बाहरी खींच बल से मुक्त कर दिया जाता है। यानी कि अब क्या किया जाता है कि जो तार हमने खींचा था जैक द्वारा, ठीक है, अब उस पर बल जो लगा था खींच बल यानी तनाव बल, उससे हम क्या करते हैं, तारों को मुक्त कर देते हैं। तार जैसे ही बाहरी बल से मुक्त होते हैं वे अपनी मूल लंबाई में आने की चेष्टा करते हैं। अब जैसे ही तार आपका जो है मूल मतलब कि जैसे ही मुक्त होगा खींच बल से, वैसे ही वो क्या होगा कि अपनी मूल लंबाई में आने की चेष्टा करेगा, परंतु कंक्रीट के जकड़ के कारण यानी कि कंक्रीट के बांड के कारण क्या होगा, वे अपनी मूल अवस्था को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो जब मूल अवस्था को ग्रहण नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या होगा कि वे परिणाम स्वरूप कंक्रीट अवयव पर दाब डालते हैं। अब जब ये आपका क्या है, जब इधर इसको खींचे हुए हैं, ठीक है, इसको खींचे हुए जैसे इसको हटाएंगे तो कंक्रीट सेट हो गई रहती है। तो जब जैसे ही फोर्स को यहाँ से हटाएंगे तो फिर क्या हो जाएगी कि ये तार अपनी मूल अवस्था में आना चाहेगी, यानी इस तरफ आना चाहेगी, तो जो आ नहीं पाएगी। लेकिन फिर क्या करेगी, एक कंक्रीट पर क्या करेगी, दाब लगाएगी। इसी दाब के कारण इसमें क्या हो जाता है कि कंक्रीट में संपीड़न प्रतिबल उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो देखिएगा आगे, और इसमें संपीड़न प्रतिबल उपजता है यानी उत्पन्न होता है किसमें, कंक्रीट में, जो बाह्य भारों मतलब अपने भार सहित के कारण, ठीक है, के कारण उत्पन्न तनन प्रतिबलों व कर्तन प्रतिबलों को क्या करता है, न्यूट्रलाइज यानी कि उदासीन कर देता है यानी करता है। इस प्रकार प्री स्ट्रेसिंग क्रिया पूर्ण हो जाती है। तो मतलब क्या किया जाता है इसमें, तो इसमें क्या किया जाता है कि सबसे पहले ये बेड है आपका कास्टिंग बेड, ठीक, ये अबूटमेंट बना हुआ है। यहाँ क्या किया जाता है, अब मोल्ड को रखा जाता है इस कास्टिंग बेड पर, मोल्ड को कास्टिंग बेड पर रखा जाता है और इसमें से क्या किया जाता है, यहाँ तार बांध कर, ठीक है, और इसमें से क्या किया, तार को खींचा जाता है, मतलब कि इसमें से निकाल लिया जाता है, निकाल के दूसरे सिरे तक ले जाया जाता है और यहाँ पर जैक व्यवस्था लगाकर, ठीक है, जैक युक्ति लगाकर इसको क्या किया जाता है, तार को खींचा जाता है। तार को खींच दिया जाता है, उसको आवश्यकता अनुसार जितना उसमें तनन प्रतिबल चाहिए उतना हम उसको खींच देंगे और फिर इसको खींचने के बाद उसको क्या करेंगे, उसी खींच पर स्थित कर देंगे, यानी कि खींचने के बाद वहीं पर उसको स्थित कर देंगे। फिर क्या करेंगे, इसमें कंक्रीट मोल्ड में कंक्रीट को डालेंगे। अब कंक्रीट को सेट होने देंगे, ठीक है, कंक्रीट को सेट होने देंगे। जैसे कंक्रीट सेट हो जाएगी तो इसमें क्या हो जाता है, कंक्रीट और इस तार में एक अच्छा बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। अब फिर जब हम देख लेते हैं कि अब कंक्रीट सेट हो गई, ठीक है,
तो फिर क्या किया जाता है, यहाँ से इस जैक व्यवस्था को हटाकर यानी कि हटा दिया जाता है, यानी कि तार को एकदम फोर्स के इस मतलब तनन फोर्स से मुक्त कर दिया जाता है। तो फिर तार क्या करेगा कि इसको ये अपनी मूल अवस्था में आना चाहेगा। ठीक है, तार क्या करेगा, अपनी मूल अवस्था में आना चाहेगा। और फिर क्या किया जाता है, यहाँ से तार को यहाँ से किनारे से कट कर दिया जाता है, मोल्ड के किनारे से कट कर दिया जाता है सभी तरफ। अब ये तार जो अंदर है कंक्रीट के, वो क्या करेगा, अपनी मूल अवस्था में आना चाहेगा, लेकिन वो आ नहीं पाएगा। ठीक है, लेकिन वो आ नहीं पाएगा। तो क्या करेगा, जब आ नहीं पाएगा तो कंक्रीट पर एक प्रकार का क्या करेगा, दाब डालेगा। ठीक है, जो संपीड़न दाब यानी कि उस पर क्या करेगा, दाब डालेगा। तो दाब डालेगा तो जिसके कारण कंक्रीट में क्या हो जाता है, आपका एक संपीड़न प्रतिबल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार कंक्रीट क्या हो जाता है, इस प्रकार संपीड़न प्रतिबल उत्पन्न हो जाता है, जो आने वाले बाह्य भारों जो स्वयं के भार सहित क्या करता है, से उत्पन्न जो प्रतिबल होते हैं उनके प्रति वो क्या होता है, उदासीन कर देता है उनको। ठीक है, यानी कि उनको क्या करता है, वो उदासीन कर देता है। कौन, जो संपीड़न प्रतिबल उत्पन्न हो रहा है, वो आने वाले भार के कारण जो प्रतिबल उत्पन्न हो रहे हैं, तनन परिबल या डायगोनल टेंशन जो हो रहा है, उन सबको क्या करते हैं, वो उदासीन बना देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमारी क्या हो जाती है, प्री-स्ट्रेसिंग प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, देखिएगा आगे कुछ नोट पॉइंट है। इस मेथड को लॉन्ग टाइम मेथड या हायर मेथड भी कहते हैं। यानी कि इसको जो प्री स्ट्रेसिंग मेथड है, प्री स्ट्रेसिंग, इसको लॉन्ग टाइम मेथड भी कहते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें थोड़ा सा समय जो होता है वो अधिक लगता है। ठीक है, समय क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा लगता है। ठीक, इसलिए इसको लॉन्ग टाइम मेथड भी कहते हैं या इसको हायर मेथड भी कहते हैं। इस मेथड का प्रयोग ऐसे मेंबर यानी अवयवों के लिए किया जाता है या करते हैं जिन्हें बार बार प्रयोग किया जाता है। जिन्हें बार बार मतलब प्रयोग करने का मतलब क्या, जिस पर हम बराबर आ रहे हो जा रहे हो ना, तो ऐसे जिस पर हमेशा आ रहे हो जा रहे हो या जिस पर हमेशा यूज में लाया जा रहा है। ठीक है, यूज में लाने का मतलब क्या, उस पर हमेशा मतलब उस पर चल भार आ रहा है। कहने का अर्थ है कि उस पर चल भार आ रहा है, यानी कंपन आ रहा है, चल भार आ रहा है ना, तो ऐसे अवयव के लिए हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। ठीक है, जैसे स्लीपर पोल, सीवरेज etc। ठीक है, सीवरेज मतलब जो सीवर पाइप वगैरह है। ठीक है, उसके लिए। अगला देखिएगा, तो अगला है पश्च तनन विधि। तो पश्च तनन विधि देखिए क्या होता है, ये देखिए आपका यहाँ पर कंडरा वगैरह है। ठीक है, ये देखिए ये आपका टेंडन जो बीच से तार गया है यहाँ पर। ठीक है, ये टेंडन है और फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए कंडरा के लिए क्या, वाहिका। ये जो डॉटेड लाइन है ये आपका जगह छोड़ा जाता है, इसे हम डॉक्टर बोलते हैं, अभी इसके बारे में बताएंगे। ठीक, और यहाँ पर देखिए जैक युक्ति है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये आपका इसको बोलते हैं जकड़न प्लेट। ठीक है, इधर से भी है, इधर से भी है और इसको इधर से भी दबाया गया है। ठीक, तो इस प्रकार। तो देखिएगा आगे बात करते हैं। तो इस विधि में टेंडन को कंक्रीट के कठोर हो चुकने के बाद खींचा जाता है। यानी प्री स्ट्रेस में क्या था कि कंक्रीट कठोर होने के पहले खींचा गया था, और यहाँ पर जब कंक्रीट कठोर जाती है तब हम टेंडर को खींचते हैं। ठीक है, तो इसकी जो क्रिया विधि है, कैसे करते हैं काम ये, तो देखते हैं। देखिएगा, तो इसमें क्या होता है कि इसमें सर्वप्रथम मोल्ड में कंक्रीट को भरते हैं, फिर इसमें तारों के लिए छिद्र यानी डक्ट्स, जिसमें तार डाला जाए। ठीक है, जिसमें तार डालते हैं उसे डक्ट कहते हैं। तो उसके लिए क्या किया जाता है, जगह छोड़ा जाता है, छिद्र छोड़ा जाता है, जिसमें से बाद में तार खींच ली जाती है और तार डक्ट्स में से। ठीक है, डक्ट्स, तार डक्ट में से कंक्रीट कठोर होने के बाद खींचते हैं। अब तार पर जैक देखिए स्क्रू टाइप का जैक हो सकता है या हाइड्रोलिक जैक हो सकता है। स्क्रू जैक कहाँ यूज करते हैं, जहाँ कम लोड के लिए जो अवयव बनाना है, कम लोड के लिए, तो वहाँ पर हम तारों को जैक द्वारा ही खींच लेते हैं। लेकिन अच्छे मतलब भारी लोड के लिए अगर वो अवयव बनाना है ना, वहाँ पे कि हाइड्रोलिक जैक का उपयोग करते हैं। ठीक है, के द्वारा खिंचाव बल लगाकर उसमें वांछित तनन प्रतिबल
उत्पन्न किया जाता है। यह क्रिया कठोर हुई कंक्रीट से जैक युक्ति को सटाकर किया जाता है। इसमें तारों के सिरों को बांधने के लिए कोई अलग से व्यवस्था नहीं करनी पड़ती। और उसमें क्या किया जाता था कि उसमें तारे के सिरे मतलब एक सिरे को क्या किया जाता था, अबूटमेंट से बांधा जाता था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, उसको अबूटमेंट से बांधा नहीं जाता है, बस वहाँ पर एक ऐसी युक्ति लगा दी जाती है, प्लेट लगा दिया जाता है कि वो आपका वहाँ पर बंधा रहे और उसको दबाया रहे, ठीक है। तो देख, अब तारों को वांछित सीमा तक खींचने के बाद इनके सिरों को मजबूती से जकड़ दिया जाता है ताकि तारें यानी टेंडन्स अपने मूल अवस्था में लौट न पाएँ। इस प्रकार प्री स्ट्रेसिंग क्रिया संपन्न हो जाती है, ठीक है। इस प्रकार प्री स्ट्रेसिंग क्रिया संपन्न हो जाती है। नोट पॉइंट देखिएगा कि पश्च तनन विधि पूर्व निर्मित अथवा स्थल निर्मित दोनों प्रकार के यहाँ दोनों रहेगा, ठीक है। दोनों प्रकार के अवयवों के लिए अपनाई जाती है, ठीक है। यह विधि लंबे पाटों वाली संरचनाओं, भवनों, पुलों के गर्डरों आदि के लिए अपनाया जाता है, ठीक। देखिएगा कि अब टेंशनिंग के बाद टेंडन की एनकरेजिंग किसी भी मेथड से किया जा सकता है, यानी कि जो हम उसको बांधते हैं, ठीक है, या उसको जो स्थिर करते हैं, स्थिर उसका जो करते हैं, उसको हम इन अन्य मेथडों से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे इसका फ्रेशनेट मेथड हो गया, ठीक है, फिर ये हो गया मैग्नेल, ठीक है, मैग्नेल ब्लेटन मेथड, ली ने कॉल, ने नहीं है, ली में, ये में है, ठीक है, ली में कॉल मेथड एक्सेट्रा, ठीक है। तो देखिएगा तारें जो होती हैं, ठीक है, तारों को वांछित सीमा तक खींचने के बाद जब हम वांछित सीमा तक खींचेंगे इसको, जब तार को, ठीक है, तो इसमें जो हम डक्ट्स बना रहते हैं, तो इसमें खींचने के बाद क्या होता है कि इसमें गैपिंग आ जाती है ना इसके, तो फिर क्या करते हैं, उसमें हम क्या कर देते हैं, जैसे हम तार को खींच लेते हैं, ठीक है, ग्राउटिंग द्वारा इसमें क्या किया जाता है कि जो मसाला है उसको भर दिया जाता है, ठीक है, सीमेंट मसाला उसमें भर दिया जाता है, ठीक है, जिससे आपका फिर धीरे धीरे कठोर हो जाता है। फिर इसको हम क्या करते हैं, इसके सिरों को बांध कर यानी कि अच्छे से बांध देते हैं ताकि ये अपने मूल अवस्था में लौट न पाएँ, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी ग्राउटिंग जो होता है, इस प्रकार से आपकी जो प्री स्ट्रेसिंग क्रिया होती है वो कंप्लीट हो जाती है। चलिए अब देखिएगा, अब हम बात करेंगे पूर्व तनन व पश्च तनन विधियों की तुलना, यानी कंपेरिजन ऑफ प्री टेंशनिंग एंड पोस्ट टेंशनिंग मेथड। तो देखते हैं कि पूर्व तनन और पश्च तनन विधि में क्या अंतर है। तो बात करते हैं पहला, तो पूर्व तनन में देखिएगा कि तारों में तनन उत्पन्न करने के बाद साँचे में कंक्रीट भरी जाती है, यानी इसमें क्या किया जाता है, पहले हम तारों में तनन उत्पन्न कर लेते हैं, उसके बाद हम साँचे में यानी जो मोल्ड है उसमें हम क्या करते हैं, कंक्रीट भरते हैं। पश्च तनन में क्या होता है कि साँचे में कंक्रीट भर कर और सेट होने के बाद तारों को खींचा जाता है, यानी उसमें पहले कंक्रीट भर लेते हैं, फिर उसके बाद सेट कर हो जाता है वो, ठीक है, फिर उसके बाद सेट हो जाता है, तब हम क्या करते हैं, उसमें तारों को खींचा जाता है। तारों को डालने के लिए उसमें डक्स वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा देखिएगा, तारों को खींचने के लिए दृढ़ पोत पाव मतलब अबूटमेंट, ठीक है, की आवश्यकता होती है। जैसे पावा वगैरह की आवश्यकता होती है, जिसमें तार के एक सिरे को बांध दिया जाता है और दूसरे सिरे को क्या किया जाता है, जैक वगैरह से खींचा जाता है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, तारों को कठोर हुई कंक्रीट से जैक सटाकर खींचा जाता है, यानी कि जो कंक्रीट सेट हो गई, यहाँ पर जैक क्या किया जाता है, यहाँ पर एक प्लेट लगाकर और इसमें जैक लगाकर, यहाँ पर जैक लगाकर और क्या किया जाता है, तार को खींचा जाता है। कंक्रीट डालते समय प्रतिबलों की क्षति की संभावना रहती है। प्रत्यास्थ विकृति के कारण प्रतिबलों में कोई क्षति नहीं होती है। इसमें देखिएगा, कंक्रीट के सिकुड़ने पर प्रतिबलों की हानि होती है, बात वही है, क्षति मतलब हानि, ठीक है।
यानी जैसे ही जब आप कंक्रीट डालेंगे तो उनके सिकुड़ने के बाद क्या होता है कि वो जो आपका मतलब वो जो तार पड़ा रहता है तो उस पर क्या करता है, वो फोर्स जनरेट करता है, तो वहाँ से इनमें जो प्रतिबल उत्पन्न हुआ हो उसकी हानि हो सकती है। ठीक है, उसकी हानि हो सकती है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि कंक्रीट के सिकुड़ने पर प्रतिबलों की हानि नहीं होती, क्योंकि तारों को तनन बाद में दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि तारों को तनन बाद में दिया जाता है। तारों को वक्र की स्थिति में रखकर खींचना कठिन पड़ता है, क्योंकि साँचे में कंक्रीट तनन के बाद भरी जाती है। कर्तन को रोधित करने के लिए तारों को ऊपरी वक्र देकर खींचा जा सकता है, क्योंकि वाहिकाएं यानी डक्ट्स वक्र में पहले ही ली जाती हैं। फैक्ट्री उत्पादन संभव है, अतः गुणवत्ता नियंत्रण बना रहता है। बड़े व्यापारिक पैमाने पर उत्पादन किया जा सकता है। निर्माण में अधिक चौकसी रखनी पड़ती है, क्योंकि स्थल पर फैक्ट्री जैसी उत्तम कार्य स्थितियाँ उपलब्ध नहीं हो पाती। अगला देखिए, ग्राउटिंग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तारें सीधी कंक्रीट में दबी रहती हैं। इसमें क्या होता है, वाहिकाओं में ग्राउटिंग करनी पड़ती है, जो एक कठिन कार्य होता है। इस विधि में प्रतिबल की क्षति अधिक होती है। इस विधि में प्रतिबलों की क्षति अपेक्षाकृत कम होती है। यह विधि पश्च तनन विधि से कुछ महंगी पड़ती है। दोस्तों देखिए, यह महंगी नहीं रहेगा, यह सस्ती रहेगा, सस्ती। ठीक है, यह एक महंगी विधि है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन आरसीसी एंड प्री स्ट्रेस कंक्रीट, यानी कि रन प्रबलित कंक्रीट और प्री स्ट्रेस कंक्रीट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, प्रबलित और प्री स्ट्रेस कंक्रीट के बारे में बात करेंगे। चलिए देखिएगा, तो इसमें अंतर क्या है कि सामान्य सामर्थ्य वाली सीमेंट कंक्रीट प्रयोग की जाती है। जो सामान्य सामर्थ्य वाली, जैसे M50 M20 यहाँ है कि नहीं, तो सामान्य सामर्थ्य वाली जो कंक्रीट है उसी का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होती है कि उच्च सामर्थ्य वाली कंक्रीट आवश्यक होती है, जो सिरा जकड़ों पर उत्पन्न उच्च प्रतिबल को वहन कर सके। ठीक है, इसमें क्या होती है, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट यूज की जाती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, सामान्य नॉर्मल जो स्ट्रेंथ वाली कंक्रीट है उसी को यूज किया जा सकता है या किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला है कि सामान्य मृदु इस्पात की छड़ें प्रयोग की जाती है। कंक्रीट व इस्पात का अभिलाख निपुण माना जाता है, जो एकजुट होकर प्रतिबलों को वहन करते हैं। इसमें क्या होता है कि उच्च तनन सामर्थ्य की तारें टेंडनों के रूप में डाली जाती हैं। टेंडन अपने प्रतिबल कंक्रीट को अंतरण करने के अतिरिक्त दोनों पदार्थों में कोई अभिलाख नहीं होता है। ठीक है, कोई अभिलाख नहीं होता है। निर्माण विधि देखिए, फर्माबंदी करने कंक्रीट व प्रबलन इस्पात डालते समय कठिनाई नहीं आती। निर्माण विधि सरल है। टेंडनों को सांचे में टिकाने, वाहिकाएं बनाने और तारों को जैकों द्वारा खींचने में काफ़ी सूझबूझ और समय चाहिए। निर्माण विधि जटिल होती है। आगे देखिएगा, बल शून्य अक्ष के नीचे की कंक्रीट प्रबलन छड़ों को निर्धारित स्थिति में बनाए रखने के अतिरिक्त कोई संरचनात्मक सामर्थ्य का योगदान नहीं करती। संपूर्ण कंक्रीट पिंड प्रतिबलों को वहन करने में योगदान करता है। धरण का पूरा खंड प्रभावी होता है। सामान्य धरण खंड काफ़ी बड़े और भारी होते हैं, क्योंकि कंक्रीट व इस्पात में कार्यकारी प्रतिबलों का मान काफ़ी कम रखा जाता है। धारण खंड के माप न्यूनतम होते हैं, क्योंकि उच्च संपीड़न सामर्थ्य की कंक्रीट और उच्च तनन इस्पात का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखिएगा, कर्तन प्रबलन। धरणों में कर्तन प्रबलन डालना पड़ता है। कंक्रीट को पूर्व संपीड़ित करने तथा वक्र टेंडनों के डालने से कर्तन बल उदासीन हो जाते हैं। विक्षेप में देखिए क्या है, विक्षेप। धरण खंडों का लंबे पाटों पर विक्षेप अधिक होता है।
लंबे पाटों तथा भारी भार के लिए विशेष तौर पर यह विधि उपयुक्त रहती है, क्योंकि विक्षेप काफ़ी घट जाता है। नींव पर भार अवयवों का यानी मेंबर्स का स्वयं का भार काफ़ी अधिक होता है, अतः नींव पर भार अधिक पड़ता है। क्योंकि हमारी जो खंड माप अधिक मिलती है, इसीलिए जो स्वयं का जो भार होता है अधिक होता है। खंड माप काफ़ी कम होते हैं, जिसके कारण यानी हम कह सकते खंड माप काफ़ी कम होने के कारण संरचना का अचल भार क्या होता है, काफ़ी घट जाता है। सेवा योग्यता तनन क्षेत्र में तली पर महीन दरारें प्रकट हो जाती हैं, जिनसे पानी घुसने पर प्रबलन छड़ों को जंग लग जाती है और धारण की सामर्थ्य व सेवा योग्यता घट जाती है। इसमें क्या होता है, संपूर्ण खंड संपीड़न में होता है, अतः कंक्रीट में दरारें नहीं पड़ती, धारण की सामर्थ्य एवं सेवा योग्यता भी कायम रहती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इसकी आयु पूर्व प्रबलित कंक्रीट की अपेक्षा कम होती है। यह कंक्रीट की अपेक्षा अधिक टिकाऊ होती है। सुरक्षा देखिए, संरचना पर भार पड़ने से पहले कंक्रीट व इस्पात की सामर्थ्य की जांच नहीं हो पाती। पूर्व प्रतिबलन के दौरान कंक्रीट व इस्पात की आंशिक जांच हो पाती है और संरचना की सामर्थ्य आंकी जा सकती है। तकनीकी ज्ञान देखिएगा, सामान्य उपकरणों व कम तकनीकी ज्ञान से काम चल जाता है। निर्माण कार्य सीधा व सरल है। इसमें क्या होता है कि विशेष उपकरणों व उच्च तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। लागत देखिएगा, कंक्रीट व इस्पात की मूल्य दरें कम होती है, परंतु खंड माप बड़ा होने के कारण लागत में कोई बचत नहीं होती। इसमें क्या है कि महंगी दरों वाली कंक्रीट व तनन इस्पात डाले जाते हैं, परंतु खंड माप छोटा होने के कारण पदार्थ कम लगता है और कुल मिलाकर अवयवों की लागत कम आती है। फैक्ट्री उत्पाद सस्ते पड़ते हैं। उपयोगिता देखिएगा कि उपयोगिता के आधार पर देखिए उपयोगिता देखिएगा, सामान्य अवयवों के निर्माण के लिए संतोषजनक है। जो हमारे सामान्य मेंबर्स हैं उनके निर्माण के लिए क्या है, संतोषजनक है। यह विधि विशेष संरचनाओं जैसे लंबे पाट वाले पुलों के लिए विशेषकर बनाई जाती है। ठीक है, अपनाई जाती है। ठीक है, यानी कि यह क्या है कि लंबे पाट वाले पुलों आदि के लिए जैसे विशेष संरचनाओं के लिए अपनाई जाती है। ठीक है, यह विधि विशेष संरचनाओं के लिए अपनाई जाती है। तो ठीक है दोस्तों, तो बस आज इतना ही, और ये आपका रहा कंप्लीट प्री स्ट्रेस कंक्रीट। ठीक है, तो आप सभी लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोट्स पे।